हैं वो सारे के सारे प्रैक्टिकल्स जो हैं वो सॉल्ट एनालिसिस है। सॉल्ट एनालिसिस जिसको क्वालिटेटिव एनालिसिस भी कहते हैं। तो पहले इसी की ही मीनिंग समझ लेते हैं, सॉल्ट एनालिसिस। सॉल्ट एनालिसिस, अब सॉल्ट से यहाँ कंफ्यूज मत होइएगा कि सॉल्ट की अगर हम बात करें तो कॉमन सॉल्ट या NaCl की बात हो रही है, ठीक है। यहाँ वो सॉल्ट नहीं है, कॉमन सॉल्ट या NaCl नहीं है, ठीक। तो सॉल्ट एनालिसिस का मतलब, एनालिसिस मतलब फाइंड आउट करना, और सॉल्ट जो कि केमिकल कंपाउंड्स हैं, और सॉल्ट में हमेशा एक कैटायन और एक एनायन प्रेजेंट होता है। तो जो भी सॉल्ट हमें लैब में प्रोवाइडेड रहेगा उसमें हमें एक कैटायन जिसको हम बेसिक रेडिकल भी कहते हैं और एक एनायन जिसको हम एसिडिक रेडिकल भी कहते हैं वो फाइंड आउट करना होगा, और इस पूरे प्रोसेस को ही हम बोलते हैं सॉल्ट एनालिसिस। इसका दूसरा नाम क्या है? क्वालिटेटिव एनालिसिस। बेसिकली दो तरह से एनालिसिस, लैब में हम जो भी काम करते हैं वो एनालिटिकल वर्क ही कहलाता है। दो तरह से एनालिसिस होती है, एक होती है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वांटिटेटिव एनालिसिस का मतलब क्या है कि फाइंड आउट करना कि जो कंपाउंड दिया हुआ है उसके अंदर जो भी एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं उनका कितना अमाउंट प्रेजेंट है। और क्वालिटेटिव एनालिसिस का मतलब होता है क्वालिटी, और क्वालिटी से यहाँ ये मतलब नहीं है कि गुड क्वालिटी या बैड क्वालिटी। क्वालिटी का मतलब है कि कौन सा रेडिकल प्रेजेंट है, ठीक है। इट कैन बी जिंक, इट कैन बी आयरन, कोई भी हो सकता है। तो कौन सा रेडिकल प्रेजेंट है, और एनायन में भी कोई भी रेडिकल हो सकता है, सल्फेट, क्लोराइड। तो जो रेडिकल फाइंड आउट करने का प्रोसेस है वो कह रहा है क्वालिटेटिव, यानी कि एलिमेंट या फिर आयंस फाइंड आउट करने का प्रोसेस कि विच आयन इज प्रेजेंट और विच एलिमेंट इज प्रेजेंट, दैट इज कॉल्ड क्वालिटेटिव एनालिसिस, ठीक है। तो ये हमारा कोर्स है 11th का, सॉल्ट एनालिसिस और क्वालिटेटिव एनालिसिस। अब हम इसको किस तरह से करेंगे, प्रोसेस क्या होता है, हमें उसी को ही समझना है, क्योंकि सॉल्ट एनालिसिस जो है वो एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। अगर आपने स्टेप बाय स्टेप उसको परफॉर्म नहीं किया आपके रिजल्ट सही नहीं आएंगे। तो स्टेप्स को समझना, रिएजेंट्स को समझना और रेडिकल्स को समझना, तीनों चीज़ें ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं। हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास विद द डेफिनेशन ऑफ सॉल्ट। सॉल्ट क्या है? तो सॉल्ट को जब भी हम डिफाइन करते हैं तो आपको ये नहीं बोलना है कि स्टार्टिंग में ही कि सॉल्ट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। मोस्टली बच्चे यही आंसर करते हैं। नहीं, आपको सॉल्ट को डिफाइन करना है कि सॉल्ट इज़ अ केमिकल कंपाउंड विच इज़ मेड अप ऑफ 1 कैटायन एंड 1 एनायन। फिर आप बाद में इसमें ये चीज़ जोड़ सकते हो कि इट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। वेन एवर एन एसिड एंड अ बेस रिएक्ट्स टुगेदर और न्यूट्रलाइजेज ईच अदर, सॉल्ट्स आर फॉर्म्ड। वेराइटी ऑफ सॉल्ट्स होते हैं, एसिडिक सॉल्ट भी होते हैं, बेसिक सॉल्ट भी होते हैं, न्यूट्रल सॉल्ट्स भी होते हैं, मिक्स सॉल्ट्स भी होते हैं, ठीक है। तो ये होगी हमारी सॉल्ट की डेफिनेशन। और सॉल्ट में हमेशा ऑलवेज वाली चीज़ है, एक कैटायन और एक एनायन प्रेजेंट होता है। कैटायन इज ऑल्सो कॉल्ड बेसिक रेडिकल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई इट इज कॉल्ड बेसिक रेडिकल। ये सब बिल्कुल जनरल से क्वेश्चन है, जो भी वाइवा की हम बात करते हैं कि हमारे फाइनल एग्जाम में या एग्जाम्स में वाइवा होता है, उसमें इसी तरीके के क्वेश्चन पुट अप किए जाते हैं। अब अगर आप सॉल्ट एनालिसिस कर रहे हैं और आपको यही नहीं पता कि सॉल्ट एनालिसिस का मतलब क्या है, या सॉल्ट होता क्या है, या सॉल्ट में कितने कैटायन कितने आयनाइन प्रेजेंट हैं, तो फिर मीनिंगलेस हो जाती है बात। इसका मतलब आपने साल भर कुछ भी काम नहीं किया है, आपको बेसिक्स भी नहीं आते हैं। तो बेसिक रेडिकल क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब भी सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा एक एसिड और बेस से होगा, तो जो पार्ट एक बेस से आता है, यूजुअली वो मेटल ही होती है अगर अमोनियम को छोड़ दे तो जो पार्ट बेस से आ रहा है, जैसे जिंक हाइड्रोक्साइड या आयरन का हाइड्रोक्साइड, ठीक है, जो पार्ट बेस से आ रहा है वो बेसिक रेडिकल कहलाता है, और जो पार्ट एसिड से आ रहा है वो एसिडिक रेडिकल कहलाता है। अब बेसिक रेडिकल पॉजिटिवली चार्ज होते हैं और एसिडिक रेडिकल नेगेटिवली चार्ज होते हैं। जैसे कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। Fe3+, क्या पढ़ेंगे इसको? दिस इज फेरिक आयन है, फेरिक आयन। Zn2+ जिंक का आयन, और NH4+ अमोनियम का आयन, एंड यहाँ आगे लिख देते हैं सेट्रा। सिर्फ यही नहीं है, और भी बहुत सारे हैं। इसके अलावा नाइट्रेट NO3- और CH3CO- यानी कि एसीटेट। इसके अलावा क्लोराइड, फ्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, ये सब के सब, या सल्फेट, ये सब एसिडिक रेडिकल के एग्जाम्पल हैं। रेडिकल को भी समझ लें कि रेडिकल क्या होता है, हम रेडिकल को कैसे डिफाइन करते हैं। तो रेडिकल हम कहते हैं एक सिंगल एटम या ग्रुप ऑफ एटम हैविंग सम चार्ज ऑन इट। सिंगल एटम और ग्रुप ऑफ एटम हैविंग सम चार्ज ऑन इट, राइट। देखिए यहाँ हमने Fe लिखा है, ये सिर्फ एक एटम है, लेकिन NH4+ क्या है, इसमें नाइट्रोजन भी है, हाइड्रोजन भी है, ग्रुप ऑफ एटम है। एसिटेट में देखिए C भी है, H भी है और O भी है, ठीक है, इतने सारे एटम प्रेजेंट हैं। तो ग्रुप ऑफ एटम है और चार्ज भी है, नेगेटिवली चार्ज है, यहाँ पॉजिटिवली चार्ज है। तो
atom or group of atom having some charge on it, either positive or negative, they are called radicals. And when positive charge is present, तो वो radicals कहलाएंगे basic radical, and when negative charge is present, those radicals will be called as acidic radicals. कैसे बनते हैं सॉल्ट? एक सिंपल से यहाँ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन लिखी हुई है कि जिंक हाइड्रोक्साइड ले लिया, उसकी H2SO4 के साथ रिएक्शन कराते हैं, डाइल्यूट ही एसिड्स यूज करते हैं, व्हाट वी विल गेट जिंक सल्फेट और वाटर मॉलिक्यूल आ जाएगा। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का परफेक्ट एग्जांपल है, जिंक सल्फेट बन रहा है, इसमें जो जिंक होगा Zn2+ वो कहलाएगा हमारा बेसिक रेडिकल, और जो सल्फेट है वो कहलाएगा एसिडिक रेडिकल या एनायन। क्यों? क्योंकि सल्फेट कम्स फ्रॉम एसिड, तो ये हो गया हमारा एसिडिक रेडिकल, और Zn2+ कम्स फ्रॉम जिंक हाइड्रोक्साइड या बेस, देयरफॉर Zn2+ इज नोन एज बेसिक रेडिकल। ठीक है, अब सॉल्ट्स की जब हम फिजिकल प्रॉपर्टीज नोट करते हैं एक्सपेरिमेंट लिखने में, तो हम 4 फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। एक स्टेट होती है, स्टेट सॉलिड होगी, सॉल्ट यूजुअली सारे के सारे आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, और आयनिक कंपाउंड्स आपको पता है सॉलिड होते हैं। अब सॉलिड के साथ साथ वो या तो क्रिस्टलाइन हो सकते हैं या अमॉर्फस हो सकते हैं, ये 2 वर्ड लिखे हुए हैं। क्रिस्टलाइन हैविंग अ परफेक्ट ज्योमेट्री, amorphous powdery form, there is no shape, there is no geometry, there is no perfect arrangement of cation and anion, तो वो कहलाते हैं amorphous। तो जब भी हम सॉल्ट की फिजिकल प्रॉपर्टीज रिपोर्ट करते हैं तो हम सॉलिड के साथ साथ ब्रैकेट में ये भी लिखते हैं कि वो क्रिस्टलाइन होगा या फिर amorphous है। वो आप को जब सॉल्ट प्रोवाइडेड होगा तो आप ही उसको देखेंगे और आप ही उसको नोट डाउन करेंगे, एंड इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम टीचर से बच्चा कंसल्ट कर लेता है। अब कौन कौन से कैटायन और एनायन हमारे कोर्स में हैं, उनकी लिस्टिंग हम देख लेते हैं। NH4+ पढ़ते जाते हैं, अमोनियम कहलाता है। Pb2+ लेड का आयन है। Cu2+ कॉपर का आयन है, कौन सा है? क्यूप्रिक आयन है। AS3+ आर्सेनिक। Al3+ एल्युमिनियम का आयन है। Fe3+ फेरिक आयन कहलाता है। Na2+ ये निकल का आयन है। जिंक, देन कोबाल्ट, CO है, CO2+, कोबाल्ट, देन कैल्शियम है, स्ट्रॉन्शियम है, बेरियम है और मैग्नीशियम है। इतने कैटायंस हमारे कोर्स में हैं जो हमको सारे के सारे परफॉर्म करना है, और एक टर्न पे एक ही हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया जाता है कि किस तरह से हम एक कैटायन और एक एनायन निकालें, क्योंकि इतना ही टाइम हमारे टाइम टेबल के हिसाब से हमें रहता है कि हम एक ही सॉल्ट की एनालिसिस कर सकते हैं। एनायन, कई सारे एनायंस हैं, जिसमें से पहला CO3 कार्बोनेट, S2 सल्फाइड आयन कहलाता है, IDE से टर्मिनेट होगा। नाइट्राइट आयन, सल्फाइट आयन, सल्फेट आयन, नाइट्रेट, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, PO4 फॉस्फेट है। C2O4 दिस इज ऑक्सिलेट, जिसका स्ट्रक्चर ऐसे भी बना सकते हैं, एक नेगेटिव चार्ज यहाँ और एक नेगेटिव चार्ज यहाँ, तो 2 कार्बन है, 4 ऑक्सीजन है। C2O4 ओवरऑल चार्ज होता है 2-। इसका जो एसिड बनता है वो होता है ऑक्सिलिक एसिड, जिसका फॉर्मूला हो जाता है H2C2O4, और ये है एसिटेट विच कम्स फ्रॉम एसिटिक एसिड से आता है। तो दीज आर द एनायंस विच आर देयर इन योर कोर्स। ठीक है, सॉल्ट समझ लिया हमने, रेडिकल की बात हमने कर ली, रेडिकल के टाइप्स हमने डिस्कस कर लिए, और हमने ये भी देख लिया कि कौन कौन से रेडिकल्स हैं जो हमें करना है। अब हम किस तरह से सॉल्ट एनालिसिस परफॉर्म करते हैं लैब में, तो हमने कहा था कि सॉल्ट एनालिसिस जो है वो एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, यानी हम जो अपना पूरा एक्सपेरिमेंट करेंगे वो एक प्रॉपर चैनल से करेंगे, और सबसे पहले हम एसिडिक रेडिकल फाइंड आउट करते हैं। उसका कुछ रीज़न है जो हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो पहले हम एसिडिक रेडिकल फाइंड आउट करते हैं और फिर बेसिक रेडिकल फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, एसिडिक रेडिकल को जब हमें परफॉर्म करना होता है तो इसमें भी हमने एसिडिक रेडिकल को कैटेगरी वाइज डिटरमाइन करना है। जितने भी एसिडिक रेडिकल हैं वो ग्रुप्स में डिवाइडेड हैं, ऐसे ही जो बेसिक रेडिकल्स हैं वो भी ग्रुप में डिवाइडेड हैं, और विद द हेल्प ऑफ ग्रुप रिएजेंट हम फिर रेडिकल्स को फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, फिर से समझिए कि जो एसिडिक रेडिकल हैं, सारे एसिडिक रेडिकल्स जो हैं हम कुछ पर्टिकुलर रिएजेंट की हेल्प से फाइंड आउट करेंगे, और 1 by 1 हम उन रिएजेंट को यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले
हम ग्रुप 1 के रिएजेंट को यूज़ करते हैं, और अगर ग्रुप 1 के रिएजेंट को यूज़ करने के बाद हमें कुछ रिजल्ट, कुछ हम ऑब्जर्व करेंगे, तो वो ऑब्जर्वेशन से हमारे कौन कौन से रेडिकल की पॉसिबिलिटी है कि वो रेडिकल प्रेजेंट हो सकते हैं, तो वो ये रेडिकल की पूरी लिस्टिंग करी हुई है कि ये रेडिकल्स हो सकते हैं। इसी तरह से ग्रुप 2 में ये रेडिकल्स आते हैं और ग्रुप 3 में ये रेडिकल्स हैं जो यहाँ पे लिस्टिंग करी हुई है। यानी एसिडिक रेडिकल्स को, सारे एसिडिक रेडिकल को 3 ग्रुप में डिवाइड किया हुआ है। अब हम किस तरह परफॉर्म करते हैं, हम थोड़ा सा सॉल्ट टेस्ट ट्यूब में लेते हैं और उसके अंदर सबसे पहले हम ग्रुप 1 का रिएजेंट डालेंगे। ग्रुप 1 का जो रिएजेंट है वो है, रिएजेंट इज डाइल्यूट H2SO4, डाइल्यूट H2SO4 डालते हैं, ठीक है। और अगर ज़रूरत पड़ती है तो उसे थोड़ा हीट भी करते हैं। अब डाइल्यूट H2SO4 डालने से अगर कोई कलरलेस गैस आई, कुछ ओडर आई, ठीक है, नाइट्राइट के केस में ब्राउन गैस भी आती है, अदरवाइज इन सारे रेडिकल के केस में कलरलेस गैस ही ऑब्जर्व होती है। तो अगर कुछ गैस वहाँ पे प्रोड्यूस हो रही है, कुछ ऑब्जर्वेशन आ रहा है, कुछ ऑब्जर्व हम वहाँ पे कर रहे हैं, तो पॉसिबिलिटीज़ है अदर सल्फाइड, सल्फाइट, कार्बोनेट, एसिटेट या फिर नाइट्राइट, इन रेडिकल में से कोई रेडिकल प्रेजेंट हो सकता है, ठीक है। अगर कुछ भी हमने ऑब्जर्व नहीं किया, यानी कोई भी गैस प्रोड्यूस नहीं हुई, किसी भी तरह की कोई स्मेल नहीं आई, तो हम क्या करते हैं, वो टेस्ट ट्यूब में जो भी मटेरियल होगा उसको सिंक में डिस्कार्ड कर देते हैं, सिंक में थ्रो कर देंगे और फिर से एक ड्राई टेस्ट ट्यूब लेके उसके अंदर थोड़ा सा सॉल्ट और ग्रुप 2 का रिएजेंट डालते हैं। ग्रुप 2 का रिएजेंट है कॉन्सनट्रेटेड H2SO4, कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 कॉन्सनट्रेटेड एसिड है, केयरफुली इसको हम हैंडल करते हैं और कुछ ड्रॉप्स कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 के डालेंगे। और अब ग्रुप 2 के साथ मोस्टली कलर्ड गैसेस देने वाले रेडिकल्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, ऑक्सलेट या फिर नाइट्रेट, ठीक है। इतने सारे रेडिकल्स हैं, लेकिन मोस्टली हम जो लैब में करते हैं वो क्लोराइड करते हैं और नाइट्रेट करते हैं। क्लोराइड के केस में येलोइश ग्रीन गैस आती है और नाइट्रेट के केस में ब्राउन गैस इवॉल्व होती है। तो ग्रुप 2 के रेडिकल्स जो हैं वो कलर्ड गैसेस प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन इनकी जो गैसेस प्रोड्यूस होती हैं बहुत ही सफोकेटिंग या सफोकेशन प्रोड्यूस करती हैं ये, तो बड़ा केयरफुली इनको करना पड़ता है, ठीक है, कि उन्हें इनहेल ना करें, उससे थोड़ा दूर रहें। और ये सारे काम लैब में बहुत ही केयरफुली भी किए जाते हैं, क्योंकि वी आर यूजिंग केमिकल्स और वो केमिकल्स डाइल्यूट भी हैं, कॉन्सेंट्रेटेड भी हैं। तो थोड़ा सा भी केयरलेसनेस से हम अपना हाथ वाथ या एपरेटस टूटेंगे या फिर हाथ को हम बर्न कर सकते हैं। तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल वाइल परफॉर्मिंग द एक्सपेरिमेंट्स इन केमिस्ट्री लैब स्पेशली, ठीक है। फिर सपोज ना तो कलरलेस गैस आई, ना कलर्ड गैस आई, मतलब ग्रुप 1 या ग्रुप 2 में से कोई भी रेडिकल नहीं था, तो अगेन हम क्या करेंगे, वो डिस्कार्ड करके एक नई टेस्ट ट्यूब लेके, ड्राई टेस्ट ट्यूब लेके हम ग्रुप 3 के लिए, ग्रुप 3 के रेडिकल्स के लिए एक्सपेरिमेंट्स करना शुरू करते हैं। इसमें ग्रुप 3 में कोई भी स्पेसिफिक रिएजेंट नहीं है, नो स्पेसिफिक रिएजेंट, कोई स्पेसिफिक रिएजेंट नहीं है ग्रुप 3 के लिए। हर रेडिकल का टेस्ट अलग अलग है और इसमें भी जो हम करते हैं, पहले तो लिस्टिंग देख लीजिए। बोरेट आता है, BO3 3- होता है, जैसे बोरिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। सल्फेट है, फॉस्फेट है, फ्लोराइड है, लेकिन हम 2 ही टेस्ट करते हैं या 2 ही एसिडिक रेडिकल के लिए टेस्ट करते हैं, सल्फेट और फॉस्फेट, ठीक है। फॉस्फेट, बोरेट, ये सब इंटरफेयरिंग रेडिकल्स भी कहलाते हैं। इंटरफेयरिंग रेडिकल क्या होते हैं? इंटरफेयरिंग रेडिकल्स, इंटरफेयरिंग रेडिकल्स वो रेडिकल्स होते हैं जो ग्रुप 3 या ग्रुप 2 ऑनवर्ड्स बोलें तो ग्रुप 3 और ग्रुप 5 के जो रेडिकल्स होते हैं उनके साथ वो कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं और साथ ही साथ उन ग्रुप के बेसिक रेडिकल का प्रेसिपिटेट भी नहीं बनने देते बहुत अच्छे से, ठीक है। यानी इंटरफेरेंस या हिंड्रेंस कॉज करते हैं इन द टेस्ट ऑफ बेसिक रेडिकल्स ऑफ ग्रुप 2 ऑनवर्ड्स, यानी ग्रुप 3 से, ठीक है। तो उन रेडिकल्स को हम बोलते हैं इंटरफेयरिंग रेडिकल, जिसमें बोरेट भी आता है, फॉस्फेट भी आता है, टार्ट्रेट भी आता है, कई सारे इंटरफेयरिंग रेडिकल्स हैं। तो अभी जो मैंने बात करी थी कि एसिडिक रेडिकल पहले क्यों करते हैं, उसका यही रीज़न है कि अगर सॉल्ट में कोई इंटरफेयरिंग रेडिकल प्रेजेंट होगा,
ठीक है, तो आपने एसिडिक रेडिकल पहले किया, आपने वो इंटरफेरिंग रेडिकल फाइंड आउट कर लिया, तो अब आप इस कंक्लूजन पे पहुंच जाएंगे कि क्योंकि सॉल्ट में इंटरफेरिंग रेडिकल प्रेजेंट है, इसलिए पूरा चांस है कि हमें जो भी बेसिक रेडिकल मिला होगा वो या तो ग्रुप 0 का होगा, ग्रुप 1 का होगा, या फिर ग्रुप 2 का होगा। ग्रुप 3 ऑनवर्ड्स बेसिक रेडिकल इंटरफेरिंग रेडिकल्स के साथ नहीं दिए जाते हैं। तो आई होप आंसर क्लियर हो गया होगा कि हम सॉल्ट एनालिसिस में एसिडिक रेडिकल को पहले ही क्यों करते हैं और बेसिक रेडिकल बाद में क्यों करते हैं। ठीक है, कि अगर इंटरफेरिंग रेडिकल हो एसिडिक रेडिकल में सॉल्ट के अंदर तो हमें वो पहले पता चल जाए, ताकि जब हम अपनी बेसिक रेडिकल के लिए टेस्ट करें तो हम अननेसेसरी रिएजेंट्स को वेस्ट ना करें। हम ग्रुप 3 ऑनवर्ड्स हम करेंगे ही नहीं बेसिक रेडिकल के लिए परफॉर्म अगर उसमें इंटरफेरिंग रेडिकल होगा। और मोस्टली इंटरफेरिंग रेडिकल्स जो हैं वो ग्रुप 0 यानी अमोनियम के साथ ही प्रोवाइडेड होते हैं। आप ज़्यादातर लैब में देखेंगे अमोनियम का ही आपको बोरेट भी मिल सकता है और जो है टाट्रेट भी मिल सकता है, या फिर फॉस्फेट। तो अमोनियम फॉस्फेट के ही सॉल्ट ज़्यादातर मिलते हैं, यानी ये कहें कि जो इंटरफेरिंग रेडिकल हैं वो अमोनियम के साथ ही या 0 ग्रुप वाले मेंबर के साथ ही सॉल्ट के फॉर्म में लैब में रहते हैं, अवेलेबल रहते हैं। ठीक है, अब जो हमने यहाँ बात करी थी उसको हम फिर से समझ लेते हैं कि ग्रुप 1 हम कैसे परफॉर्म करते हैं। ग्रुप 1 के लिए हम टेस्ट ट्यूब लेते हैं, टेस्ट ट्यूब में हम थोड़ा सा सॉल्ट, जो भी सॉल्ट हमको दिया गया है वो लेते हैं और उसमें डाइल्यूट H2SO4 पोर करते हैं। अच्छा, जब हमसे लैब में एक्सरसाइजेस करवाई जाती हैं तो हमें पहले से ही बता दिया जाता है कि ये जो सॉल्ट आपको आज दिया जा रहा है ये सॉल्ट है, जैसे कि लेड का क्लोराइड है या फिर अमोनियम का सल्फेट है, आपको पहले से ही बता दिया जाता है कि ये सॉल्ट आज आपको दिया जा रहा है। ठीक है, लेकिन जब एग्ज़ाम होगा तो आपको सॉल्ट में क्या प्रेजेंट है, कौन सा कैटायन है, कौन सा एनायन है, ये चीज़ें नहीं बताई जाती हैं। तो आपको तब उस केस में ग्रुप वाइज ही परफॉर्म करना है, यानी आप पहले ग्रुप 1 के लिए एक्सपेरिमेंट करेंगे, फिर ग्रुप 2 के लिए करेंगे और फिर ग्रुप 3 के लिए करेंगे। ठीक है, अब आपने सपोज सॉल्ट मिला, अब थोड़ा सा और डिटेल में ऊपर वाली चीज़ों को हम समझ लेते हैं। आपको सॉल्ट मिला, आपको एसिडिक रेडिकल फाइंड आउट करना है, तो आप सबसे पहले ग्रुप 1 के जो रेडिकल्स हैं उनके लिए टेस्ट करेंगे और ग्रुप 1 का रिएजेंट यूज़ करेंगे डाइल्यूट H2SO4। ठीक, डाइल्यूट H2SO4 डाला, बिना हीटिंग के भी गैस आ सकती है और हो सकता है वो आपको हीट करना पड़े तो वहाँ पे गैस प्रोड्यूस होगी। अब देखिए गैस किस किस तरह की है, कौन कौन सी हो सकती है। अगर वहाँ पे कलरलेस और ओडरलेस गैस आ रही है और ब्रिस्क एफरवेसेंस आए, बहुत तेज़ी के साथ बबल्स प्रोड्यूस हुए, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो सकती है, CO2 गैस। बिल्कुल वैसे ही जैसे कोल्ड ड्रिंक की बॉटल ओपन करते हैं और बबल्स निकलते हैं या एफरवेसेंस या बुलबुले आते हैं, राइट, तो वो CO2 गैस की वजह से होते हैं। और CO2 हमेशा कलरलेस होती है और ओडरलेस होती है। लेकिन गैस तो निकली, लेकिन साथ साथ अगर रॉटन एग की स्मेल आ रही है तो वो गैस फिर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगी, वो गैस होगी हाइड्रोजन सल्फाइड। और वो किस केस में ही आती है, जब हमारा ये सल्फाइड रेडिकल प्रेजेंट हो। ठीक है, वो इसके साथ रिएक्ट करेगा और H2S का फॉर्मेशन करेगा, H+ के साथ रिएक्ट करेगा और H2S बनेगा। अब अगर यही गैस कलरलेस तो है, यानी दिखाई नहीं दे रही है, कलरलेस है, लेकिन बहुत ही पंजेंट ओडर आ रही है, पंजेंट यानी कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग इरिटेट करने वाली ओडर आ रही है, तो वो सल्फर डाइऑक्साइड हो सकती है। अब कलरलेस ना हो कि अगर ब्राउन कलर की गैस इवॉल्व हुई हो, ब्राउन कलर की गैस आके टेस्ट ट्यूब की वॉल पे डिपॉजिट हो रही है, तो वो क्या हो सकता है, NO2 या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हमारी हो सकती है गैस। ठीक है, तो NO2 जब भी इवॉल्व होती है तो ब्राउन कलर की गैस निकलती है, याद रखिएगा। और यही सब रीज़न है कि जब भी आपको ये टेस्ट परफॉर्म करने होते हैं तो आप कोशिश करिए, टेस्ट ट्यूब 2 तरह की आती हैं, एक बहुत ही स्लिम सी टेस्ट ट्यूब्स होती हैं और एक थोड़ी सी चौड़ी होती हैं। हमेशा हमेशा पतली वाली टेस्ट ट्यूब्स हमें यूज़ करनी चाहिए अगर हमको गैस का कलर ऑब्जर्व करना है। ठीक है, अब अगर ये बात लगे कि मैम कलरलेस है तो हमें दिखेगी कैसे, दिखाई नहीं दे रही है तो वाली बात हो रही है, तो कलरलेस है, कलर नहीं आएंगी, लेकिन वहाँ पे फ्यूम्स ज़रूर आती हैं। तो अगर फ्यूम्स आ रही हैं, यानी कुछ फ्यूम्स का मतलब क्या हुआ, गैस है कोई ना कोई, तो अगर वहाँ पे फ्यूम्स प्रोड्यूस हुई लेकिन कोई कलर साथ में नहीं आया तो फिर हम उन गैसेस को बोलते हैं कलरलेस। ठीक है, और अगर फ्यूम्स जो आ रही हैं उनका कोई कलर है और वो कलर जो है जैसे ही वो वेपर ऊपर की तरफ राइज करेंगी तो वो कंडेंस होंगी, तो वो टेस्ट ट्यूब की वॉल पे वो कलर दिखाई देने लगता है। तो अगर ब्राउन कलर हमको दिखाई दे रहा है तो वो ब्राउन कलर अगर है तो दैट मीन्स क्या हो सकता है, वहाँ पे हमारा NO2 या जो रेडिकल प्रेजेंट होगा वो नाइट्रेट होगा, लेकिन जो ब्राउन गैस इवॉल्व होगी वो ड्यू टू दिस NO2 यानी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की वजह से वो प्रोड्यूस होगी ब्राउन कलर। ठीक है, अब यही अगर सिर्फ हमें फ्यूम्स दिखाई दी यानी कलरलेस गैस इवॉल्व हुई, लेकिन अगर जो स्मेल आ रही है वहाँ पे वो विनेगर लाइक, यानी वो जो विनेगर मतलब सिरका, तो विनेगर लाइक अगर वहाँ पे स्मेल आ रही है तो जो हमारा रेडिकल है वो एसिटेट हो सकता है, और दैट इज़ ड्यू टू किसकी वजह से, विनेगर क्या होता है, एसिटिक एसिड, वो एसिटिक एसिड हमारा हो सकता है। ठीक है,
तो ये तो गैसेस की बात हो गई कि कौन कौन सी गैसेस या कैसी ओडर होती है। कार्बन डाइऑक्साइड कब प्रोड्यूस होगी? अगर हमारा जो रेडिकल था वो रेडिकल हमारा कार्बोनेट है। अगर कार्बोनेट रेडिकल मिला था यानी CO3 2-, ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है। H2S तब आएगी जब सल्फाइड रेडिकल दे रखा हो। SO2 जो हमारी आती है सल्फाइड से आएगी, सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है। और NO2 जो आएगी वो नाइट्रेट दोनों से ही यही गैस प्रोड्यूस होती है ब्राउन कलर की। और एसिटिक एसिड एसिटेट से आएगा। ये एसिटेट आयन H2SO4 के H+ के साथ रिएक्ट करके एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन करेगा और विनेगर लाइक स्मेल आएगी। इसके कन्फर्मेटरी टेस्ट भी होते हैं, मतलब आपने पहले ये परफॉर्म किया, आपने ऑब्जर्व कर लिया और आपने सस्पेक्ट कर लिया कि ये रेडिकल प्रेजेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल आपने सॉल्ट टेस्ट ट्यूब में डाला, डाइल्यूट H2SO4 डाला और अगर वहाँ पे कलरलेस ओडरलेस गैस प्रोड्यूस हुई और ब्रिस्क एफिवेसेंस आई, तो इसका मतलब वो जो रेडिकल है वो क्या हो सकता है? कार्बोनेट, क्योंकि वो जो गैस प्रोड्यूस हो रही है वो है CO2 और CO2 गैस कार्बोनेट के डिकम्पोजिशन से ही आती है। ठीक है, फिर हम इसके लिए जो टेस्ट करेंगे वो कन्फर्मेटरी टेस्ट कहलाते हैं, कन्फर्मेटरी टेस्ट। अब अगर ग्रुप 1 का कोई भी रेडिकल नहीं है तो हम ग्रुप 2 के लिए प्रोसीड करते हैं। ग्रुप 2 में कौन कौन से रेडिकल्स आते हैं हमने उसकी बात कर ली कि ग्रुप 2 में हमारे पास क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, ऑक्जिलेट, अगेन ऑक्जिलेट एक इंटरफेयरिंग रेडिकल है, और नाइट्रेट, लेकिन करते हम दो ही हैं, क्लोराइड और नाइट्रेट। ठीक है, लेकिन समझ सारे लेते हैं हम कि अगर ऑक्जिलेट हमें प्रोवाइडेड है तो वहाँ पे या तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी या कार्बन मोनोऑक्साइड निकलेगी, और दोनों ही गैसेस जो होती हैं वो कलरलेस होती हैं। और कौन सा रिएजेंट डालेंगे हम ग्रुप 2 के लिए? हम डालते हैं कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, और इस केस में भी गैस ही आ रही है। अब वो गैस अगर ग्रीनिश येलोइश कलर की गैस है, ग्रीनिश येलोइश, ठीक है, तो वो क्लोरीन गैस होगी, क्योंकि क्लोरीन गैस जो होती है वो ग्रीनिश येलोइश कलर की ही होती है। और रेडिकल कौन सा हो सकता है? क्लोराइड रेडिकल हो सकता है। इसी तरह से ब्रोमाइड, आयोडाइड भी हैं जो हमें नहीं करने हैं, और नाइट्रेट, अगर नाइट्रेट हमें एनायन दे रखा है तो फिर NO2 गैस प्रोड्यूस होती है। और बड़ा अच्छा सा टेस्ट हम इसके लिए करते हैं जो कहलाता है ब्राउन रिंग टेस्ट, कि हम ब्राउन रिंग का फॉर्मेशन करते हैं। कैसे, वो हम बाद में टेस्ट में समझेंगे कि किस तरह से आता है। तो ये एसिडिक रेडिकल की पूरी समरी थी। अभी ग्रुप 3 रह गया है। ग्रुप 3 में हमने कहा कि कोई भी स्पेसिफिक रिएजेंट नहीं होता है, डायरेक्ट टेस्ट करते हैं, और दो ही टेस्ट हमें इसमें भी करने हैं, एक सल्फेट का और एक फॉस्फेट का। तो ये तो हो गई एसिडिक रेडिकल की बात। और समरी के फॉर्म में अगर एसिडिक रेडिकल की बात करें तो एसिडिक रेडिकल्स आर डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स, अलग अलग रेडिकल हैं और हर ग्रुप का रिएजेंट अलग अलग है। फर्स्ट ग्रुप का डाइल्यूट H2SO4, सेकेंड ग्रुप का कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, एंड देयर इज नो स्पेसिफिक रिएजेंट फॉर ग्रुप 3 रेडिकल्स या एसिडिक रेडिकल्स, राइट। और जब भी परफॉर्म करना है तो हमें स्टेप बाय स्टेप ही चलना है, यानी पहले ग्रुप 1 के लिए हम प्रोसीड करेंगे, और ग्रुप 1 का कोई भी रेडिकल अगर नहीं मिला हमको, यानी इतने ऑब्जर्वेशंस में से कोई भी ऑब्जर्वेशन अगर नहीं आया, तो हम ग्रुप 2 की बात करते हैं और फिर हम ग्रुप 3 की बात करते हैं। ठीक है, बेसिक रेडिकल्स की बाद में हम डिटेल में बात करेंगे। कॉपी में हम किस तरह से रिपोर्ट करते हैं, जब हमें एक्सपेरिमेंट रिपोर्ट करना होता है तो सबसे पहले आता है हमारा एक्सपेरिमेंट नंबर। ठीक है, एक्सपेरिमेंट नंबर हम डालते हैं और एक्सपेरिमेंट 1 2 3 4 ऐसे चलेंगे हमारे। उसके बाद साइड हेडिंग हमारी आती है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट रहता है टू एनालाइज one acidic radical and one basic radical in the given inorganic salt। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट हो जाएगा टू एनालाइज, हम यही कर रहे हैं, हम एनालाइज कर रहे हैं। और क्या एनालाइज कर रहे हैं हम? वन एसिडिक, और एसिडिक पहले कर रहे हैं इसलिए पहले लिखा भी है, एंड वन बेसिक रेडिकल in the given inorganic salt। ठीक है, और उसके बाद समझिएगा जो सेकेंड प्रॉपर्टी हमारी आती है उसके लिए या तो हम हेडिंग डालते हैं जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स और या फिर फिजिकल प्रॉपर्टीज़। कोई एपरेटस यूज़ की बात नहीं होती है, सीधे हम सॉल्ट की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ रिपोर्ट करते हैं। और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में भी 4 होती हैं जो हमने अभी एक बात करी थी कि स्टेट, और यही ऑर्डर रहेगा आपको जो PDF प्रोवाइडेड है उसमें भी इसी ऑर्डर में ही लिखा होगा, स्टेट, कलर, ऑर्डर और सॉलिबिलिटी। हम इन 4 फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट वगैरह की बात नहीं होती है। स्टेट
जितने भी आप सॉल्ट्स करेंगे सब सॉलिड होंगे। अब या तो ये सॉलिड या तो ये क्रिस्टलाइन हो सकते हैं या अमॉर्फस। तो अगर क्रिस्टलाइन है तो आपको ब्रैकेट में लिखना है क्रिस्टलाइन, और अमॉर्फस है तो अमॉर्फस। ठीक है। कलर, ठीक है। अब सॉल्ट में जब हम कलर की बात करते हैं तो जैसे कॉपर का सॉल्ट ब्लू कलर का है, ठीक है। आयरन का सॉल्ट आपको मिलता है तो वो थोड़ा ग्रीन कलर का रहता है। तो जो भी सॉल्ट का कलर है वो आपको यहाँ पे लिखना है। तो सॉल्ट को ये समझ लीजिए दो होते हैं, या तो कलर्ड लिखते हैं या कलरलेस लिखते हैं। अगर वाइट आपको मिल रहा है तो उसको हम कलरलेस रिपोर्ट करते हैं, कलरलेस। वाइट नहीं लिखेंगे, हम लिखते हैं कलरलेस। ओडर, सॉल्ट को आप स्मेल करके देखिए कैसी इसमें से स्मेल आ रही है। जैसे सपोज अगर एसिटेट का आपको सॉल्ट मिला हुआ है तो उसमें से विनेगर लाइक महक आएगी, और अगर अमोनियम रेडिकल मिला हुआ है तो उसमें से पंजेंट ओडर आएगी या अमोनिया लाइक स्मेल आएगी। तो जो भी ओडर है वो आपको यहाँ पे रिपोर्ट करना है। फिर सॉलिबिलिटी हम उसकी टैप वाटर में या कोल्ड वाटर या प्लेन वाटर में चेक करते हैं, यानी रूम टेम्परेचर पे जो पानी है हम उसकी बात कर रहे हैं, और फिर हॉट वाटर में भी चेक करते हैं। तो सॉलिबिलिटी, मोस्ट ऑफ द सॉल्ट यू विल फाइंड कि वो सॉलेबल होते हैं कोल्ड वाटर में, टैप वाटर में वो सॉलेबल होते हैं, कुछ सॉल्ट्स को छोड़ के। जैसे लेड का जब सॉल्ट की बात करेंगे तो वो स्पैरिंगली सॉलेबल होता है। तो सॉलिबिलिटी अगर वाटर में है, जैसे अमोनियम का सॉल्ट मिला सॉलेबल है, तो हम लिखते हैं सॉलेबल या सॉलिबिलिटी इन वाटर, सॉलेबल लिख लेते हैं, सॉलेबल इन H2O, ठीक है। और उसके बाद जो आपकी हेडिंग रहेगी वो होती है टेस्ट फॉर एसिडिक रेडिकल, टेस्ट फॉर एसिडिक रेडिकल। अब एसिडिक रेडिकल का टेस्ट लिखें या बेसिक रेडिकल का टेस्ट लिखें, टेबल बनाते हैं, ठीक है। और टेबल की कुछ हेडिंग्स होती हैं। पहला तो हो जाएगा सीएल नंबर, उसके बाद हेडिंग आती है एक्सपेरिमेंट, जिसको थोड़ा सा हम ब्रॉड बनाने की कोशिश करते हैं। उसके बाद ऑब्जर्वेशन, ठीक है। और उसके बाद लास्ट में होता है इन्फेरेंस। अब इसका मतलब समझ लीजिए क्या है। एक्सपेरिमेंट, वॉट एवर वी आर डूइंग वो एक्सपेरिमेंट में आ जाता है। कि आपने सॉल्ट लिया, उसमें डाइल्यूट HCl डाला, H2SO4 डाला, वॉट एवर जो भी आप ऐड कर रहे हो वो आपका एक्सपेरिमेंट है। डालने के बाद आपको क्या वहाँ पे दिखाई दे रहा है, कोई गैस निकली, कोई एफरवेसेंस आए, कोई कलर चेंज हुआ, कोई PPT का फॉर्मेशन हुआ, तो जो भी आप वहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे हो वो इस कॉलम के अंदर आएगा। और उससे आपने जो कंक्लूजन निकाला वो इन्फेरेंस में। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने सॉल्ट लिया और उसमें आपने डाइल्यूट H2SO4 डाला, ऑब्जर्वेशन ये रहा कि ब्रिस्क एफरवेसेंस आई, ब्रिस्क एफरवेसेंस इवॉल्व, ठीक है, ऑफ, और किसकी आई आपको पता है, CO2 गैस। तो हमारा रिजल्ट, इन्फेरेंस मीन्स होता है रिजल्ट या कंक्लूजन। हम कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं कि ये क्या हो सकता है, हमारा कार्बोनेट हो सकता है, हम अभी कंफर्म नहीं है, तो हम लिखते हैं कार्बोनेट सस्पेक्टेड। अब इसी के लिए हम कन्फर्मेटरी टेस्ट करते हैं कि हम लाइम वाटर के थ्रू पास करेंगे एंड ऑल, वो कन्फर्मेटरी टेस्ट आता है। कभी कभी एक ही स्टेप में या कि एक ही सीएल नंबर में हमारा काम हो जाता है, कन्फर्मेटरी टेस्ट और सस्पेक्टरी टेस्ट सेम रहते हैं, और कभी 2 स्टेप में हमें लिखना पड़ता है कि हमने इसके बाद कन्फर्मेटरी टेस्ट भी लिखा, जो कार्बोनेट के केस में कन्फर्मेटरी टेस्ट आता है। तो ये पूरा फॉर्मेट रहता है एक्सपेरिमेंट लिखने का, और जो PDF है वो PDF में इसी फॉर्मेट में एसिडिक रेडिकल और बेसिक रेडिकल लिखा हुआ है, और लास्ट में हम रिजल्ट रिपोर्ट करते हैं। और रिजल्ट की लैंग्वेज हमेशा आपको पूरी लिखनी है कि द गिवन इनऑर्गेनिक सॉल्ट कंटेन्स, एसिडिक रेडिकल पहले और बेसिक रेडिकल बाद में। सॉल्ट कभी नहीं लिखते कि द गिवन ऑर्गेनिक सॉल्ट इज जिंक सल्फेट, सीधे आपने बता दिया, नहीं, इस तरह से कभी रिजल्ट नहीं लिखेंगे। अगर आप लिखेंगे तो बोर्ड में नंबर डिडक्ट हो जाते हैं, ठीक है। क्यों डिडक्ट हो जाते हैं अब आपको लगेगा, इसलिए डिडक्ट हो जाते हैं क्योंकि आपने ऑब्जेक्ट क्या डाला है कि आप एनालाइज कर रहे हैं एक एसिडिक और एक बेसिक रेडिकल। सॉल्ट नहीं आप पूरा एनालाइज कर रहे हैं, ठीक है, सॉल्ट के अंदर के रेडिकल आप एनालाइज कर रहे हैं। तो जो आपको रिजल्ट लिखना है वो भी आपको एसिडिक और बेसिक रेडिकल के टर्म में ही रिपोर्ट करना होता है। तो आई होप इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बेसिक रेडिकल की बात करेंगे।